हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 100 था, इंटरेस्ट रेट 12% था और वो कंपाउंडेड था क्वार्टरली। ठीक है साहब। अब अगर क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा, इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक क्वार्टर के बाद में इंटरेस्ट मिल जाएगा, हर एक क्वार्टर के बाद में इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट इंटरेस्ट है आपको कब मिलेगा? आफ्टर 3 मंथ्स। कितना मिलेगा? 100 रुपीज का 12% 3 मंथ्स का। क्लियर? ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। 100 रुपीज का, हाँ पहले मेरी वो चीज वाला समझिए फॉर्म। इसको, मैं आ रहा हूं आपके फॉर्मूले पे आ रहा हूं बेटा एक बार। ओके सर। कितना आता है? ये कितना होता है? 3। ये होता है 3। तो क्या मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर मैं इसे ऐसे निकालता 100 का 3%, तो भी आंसर 3 होता? यस सर। ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, हमने ये कैलकुलेशन नहीं की, हमने कहा आप इसे ऐसे कर लीजिए, जो आपका फॉर्मूला है 100, अमाउंट कितना है 100, अब आप कहते हो 1.03। मैंने आपको कहा था कि किसी अमाउंट का 3% निकालो या फिर उसका 0.03 लिख दो, एक ही मतलब होता है। तो 1+r करें, 1+3% करें या 1.03 लिख दें, एक ही बात है। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया एक 3 महीने बाद का अमाउंट, 3 महीने बाद ये अमाउंट हो गया 103। अब आप क्या करोगे? 103 को दोबारा अगले 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दोगे, तो ये कोई और अमाउंट आ जाएगा, 106 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताना एक बार? वन 106.09। अब आप क्या करोगे? 106.09 को 1.03 3 महीने का निकालोगे, क्योंकि अब उसका 3% आएगा ना। ये कितना आता है? 109.2727। अब निकालोगे 109.2727 का 1.03। तो ये हो गया 112.55। तो अब हमने क्या किया, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने 4 बार अमाउंट को क्या कर दिया, 1.03 1.03 1.03 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं कहता हूं ना, आप एक काम कर लीजिए, आप पहले ही 1.03 1.03 1.03 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.03 1.03 1.03 1.03। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो इसलिए हम कहते हैं बेटा कि आप चाहे ये 12% की जगह अगर 3% भी लगाओगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके? ओके सर। तो सर जो भी रेट होती है उससे क्वार्टरली के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टरली के लिए अगर क्वार्टरली दे रखा हो तो 4 से डिवाइड कर लो, हाफ ईयरली दे रखा हो तो 2 से 2 डिवाइड से कर लो, डिवाइड कर तो वो और परसेंट हो एनुअली जाएगी। दे रखा है तो 1 से डिवाइड, मतलब वो का वो रह जाता है। हाँ। ठीक है। ओके सर। तो ये केवल इसलिए है कि हम कई बार हमें बहुत सारी कैलकुलेशन लंबी लंबी करनी पड़ती है, तो अपन वो रेट अपने पास तुरंत आ जाती है। ठीक है ना? क्लियर? समझ गए? यस सर। ओके।
चलिए साहब, अब मैं आपको कहता हूं कि ये तो हमारा एक बेसिक था, ये मैंने इसीलिए आपको समझाया था कि ये अपन किसी चैप्टर के बीच में जाएंगे ना तो भी हमें ये करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी का क्वेश्चन आता है, ये अपने आप में जनरली क्वेश्चन नहीं आता, आता है तो एमसीक्यू में आएगा 1 या 2 नंबर का, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन के बीच में आएगा, हमें ऐसा बार बार करना पड़ सकता है। इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है कि अचानक से अगर हम किसी क्वेश्चन के बीच में ऐसा कर देंगे तो फिर हमें वहां पे समझना पड़ेगा क्वेश्चन को छोड़ के इस कॉन्सेप्ट को। डन। चलिए, अब आज हमारा चैप्टर है बेटा, मैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम सबसे पहले उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, सॉरी मैं थोड़ा सा यहां से लिख देता हूं। बेटा कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है? तो बोले दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया जाता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज बेनिफिशियल और नॉट, कि वो जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो क्या वो इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल है या वो इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल नहीं है। बेसिकली यूज्ड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, कैपिटल असेट प्रोजेक्ट, कैपिटल असेट प्रोजेक्ट्स। ठीक है साहब, कि भाई अपन कोई बहुत बड़ी मशीन खरीद रहे हैं या कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी लाइफ 5, 10, 15 साल है, तो उस असेट में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, वही सारी है सभी के पास। किसी को कुछ पूछना हो तो टाइप कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दे पाएगा, मैंने इस माइक लगा रखा है तो सुनाई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो टाइप कीजिएगा। ओके, चलिए चलिए, अब बात आती है कि सर ये कैसे करते हैं। तो हमने कहा देयर आर हाँ जी, तो पहला मेथड क्या है, पहली टेक्निक क्या है? पहली टेक्निक है ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल
वो कहते हैं दिमाग नहीं लगाना, जो पुराने लोगों ने बता रखा है वैसा ही कर लो। और दूसरा कॉन्सेप्ट किस बात के बारे में बात करता है? दूसरा कॉन्सेप्ट बात करता है डिस्काउंटेड। हेलो मैम, क्लास में हूं मैं, कॉल बैक करता हूं। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक या मेथड्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। तो दो तरह के मेथड हैं जो कि कैपिटल बजटिंग को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। ये दो तरह के मेथड्स हैं जो कैपिटल बजटिंग को गवर्न करते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं साहब? कैपिटल बजटिंग को गवर्न करने वाले कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड नंबर 1, ट्रेडिशनल मेथड में जब हम बात करते हैं तो हमारा पहला मेथड है जिसे आप कहते हो पे बैक पीरियड। पहला मेथड कौन सा है? मेथड है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब, वैसे तो हम डिटेल से समझेंगे इसको, सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई मशीन खरीदनी है, उस मशीन में आपने 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो वो 1 लाख रुपए आप कितने दिन में वापस कमा लोगे? वो 1 लाख रुपए आप कितने दिन में वापस कमा लोगे, वो कहलाता है पे बैक पीरियड। जैसे एक मशीन में 1 लाख रुपए लगाओ, उससे आपको 40,000 रुपीज पर ईयर की इनकम होगी हर साल। तो बताओ कितने साल में आपके 1 लाख रुपए वापस आ जाएंगे? अगर हम एकदम सिंपल वर्ड्स में कहें तो 2.5 ईयर्स में हमारे पास हमारे 1 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि आपके प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड क्या है, तो आप कहोगे सर 2.5 ईयर्स। कैसे सर? 1 लाख रुपए लगते हैं, 40,000 रुपीज हर साल वापस आएंगे, तो 2.5 ईयर्स में हमारे पास हमारा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज, ये है मेथड नंबर 1, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। मेथड नंबर 2 जो हमें इसमें पढ़ना है, मेथड नंबर 2 होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसे कई जगह पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोल दो, चाहे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोल दो, या कई जगह इसे शॉर्ट में भी लिखा हुआ मिलेगा ARR मेथड। ARR मेथड। तो अगर ARR मेथड बोलते हैं उसका मतलब क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दोनों का मतलब सेम ही है। क्लियर? चलिए, अब आता है बेटा, ये दो ही मेथड्स हैं जो ट्रेडिशनल मेथड थे। कौन क्या कहते हैं कि साहब पहला तरीका, वो सबसे पहले कहते हैं कि आप तो सिंपल सा देख लो, जितने रुपए आपने लगाए हैं वो कितने टाइम में वापस मिल जाएंगे, उसके हिसाब से डिसीजन ले लेना। दूसरा, अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट निकालो और प्रॉफिट की रेट निकाल के देख लो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है। मैं कहता हूं साहब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, आपको 15% का रिटर्न आएगा। तो वो कहता है ठीक है, अगर आपको 15% जमता है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो दो तरीके, जो ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर एक नॉर्मल पर्सन कल ये सोचता कि 5 साल पहले मेरे पास 100 रुपए थे और 5 साल के बाद मेरे पास 135 हो गए, तो आप उससे पूछोगे तुमने 5 साल में क्या कमाया, तो वो कहेगा मैंने 35 रुपीज कमाए हैं।
या उसको लॉस हुआ है, एक्चुअल में उसने कमाया या लॉस हुआ है, उसको लॉस हुआ होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि वो ट्रेडिशनली चेक कर रहा है कि मेरे पास 100 रुपए थे, अब मेरे पास 135 है, मतलब मैंने 35 कमाए हैं। लेकिन उस 5 साल के इंटरेस्ट वाले पोर्शन का ध्यान उसने नहीं रखा। तो ये पुरानी टेक्निक थी, लेकिन अब कहते हैं कि आपको इंटरेस्ट वाले पोर्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो वाले कॉन्सेप्ट क्या कहलाते हैं? जहां पे डिस्काउंटेड वैल्यू निकाली जाती है, मतलब ये कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। किस वजह से? ड्यू टू इंटरेस्ट। तो हम कहते हैं आज के जो 100 रुपए हैं उनकी वैल्यू आज के 1 साल बाद 100 के बराबर नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ कम होगी, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि इतने दिन में इंटरेस्ट भी तो कमा लेते। जिसके पास आज 100 रुपए है, अगर इंटरेस्ट रेट 10% होता तो 1 साल बाद उसके पास 110 होने चाहिए थे, तब वो आज के 100 रुपए के बराबर होते। ठीक है ना? चलिए, तो सर यहां पे कौन कौन से मेथड है? यहां पे पहला मेथड तो आता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये कहता है अभी अभी आपने कहा कि 40,000 रुपीज 1 साल में कमाते हैं, तो 40,000 तो 1 साल बाद मिलेंगे, तो उसकी वैल्यू 40,000 के बराबर थोड़ी ना होगी, उसकी वैल्यू तो कुछ कम होगी। फिर दूसरे साल दोबारा 40,000 मिलेंगे, तो उसकी वैल्यू 40,000 के बराबर थोड़ी ना है, उसकी वैल्यू तो कुछ कम होगी। तो इस तरह से तो वो वाला पेबैक वो कहलाता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। दूसरा मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जो हम दूसरा मेथड बोल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस होते हैं इस दूसरे वाले इसी वाले मेथड का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाए, तो भी ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस होता है इस क्वेश्चन के आने का। ये मेथड आपको क्या कहता है? ये मेथड कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसे शॉर्ट में बोलते हैं एनपीवी। इस मेथड को शॉर्ट में कहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड मेथड होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। थर्ड मेथड होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में पीआई भी कहते हैं। पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई। मेथड नंबर 4, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसे कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये सारे मेथड्स हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसे IRR मेथड, IRR मेथड। मेथड नंबर 5, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, MIRR। इसे कहते हैं MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो टोटल मिला के हमें इस चैप्टर में बेटा 7 मेथड पढ़ने हैं। टोटल हमें 7 मेथड पढ़ने हैं। 7 मेथड पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमें कम से कम 10 मार्क्स देगा,
ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स। 10 मार्क्स से कम कभी नहीं आता, 15 मार्क्स तक भी आ जाता है। ठीक है, चलिए तो ये फटाफट से नोट करने के बाद मुझे ओके कहें। जैसे ही आप ये पूरा नोट कर लें मुझे ओके कहें। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड, प्रियांशी डन, सुहानी डन, अनुष्का डन, ओके, एकता डन। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, ट्रेडिशनल मेथड्स। फर्स्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, पे बैक पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड आपको तो ये कहता है दिस मेथड evaluates the project on the basis of, this method evaluates the project on the basis of, on the basis of, ये मेथड प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करता है। किस बेसिस पे इवेल्युएट करता है? बाय इवेल्युएट ऑफ रिटर्न बैक द इन्वेस्टेड मनी, कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको कब रिटर्न बैक मिलता है। दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट फॉलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो नहीं करता है। एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या पे बैक पीरियड मेथड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को काम में लेता है क्या? नहीं लेता। चलिए कैसे निकालेंगे पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट पर ईयर, कैश प्रॉफिट पर ईयर। इसे मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, रिटर्न पर ईयर, ठीक है ना। कई जगह लिखा हुआ आपको वर्ड मिल जाएगा कैश प्रॉफिट, तो उसका मतलब वही है, और आगे चल के अपन थोड़ा कैश प्रॉफिट को ढंग से समझेंगे। लेकिन अगर रिटर्न पर ईयर भी लिखा हुआ मिल जाए तो भी आप उसका मतलब वो ही निकालेंगे। डन। आपको सिंपल सा मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल,
एग्जाम्पल, मैंने कहा मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है ₹1,00,000। इन्वेस्टमेंट कितना है? ₹1,00,000। प्रॉफिट पर ईयर कितना है? प्रॉफिट पर ईयर है ₹40,000। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड कितना होगा? पे बैक पीरियड होगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 40,000 ये आ गया 2.5 ईयर्स। ये आपका पे बैक पीरियड हो। क्लियर? हाँ जी, पे बैक पीरियड सर बेसिक पे बैक इतना ही निकालना होता है। हाँ, पे बैक पीरियड जो हमारा नॉर्मल पे बैक पीरियड होता है वो हमेशा ऐसा ही होता है। क्लियर है सभी को? इसका एक एग्जांपल और करेंगे अभी अपन। ये क्लियर है क्या? सुहानियस, प्रियांसियस। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000। इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,00,000 रुपए। प्रॉफिट ईयर 1, 2, 3, 4, 5। आपको 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। $40,000, $30,000, $40,000, $20,000 और $10,000। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बताओ कितना होगा? आपके लिए आंसर है, आपको अपना दिमाग लगाना है और निकालना है। कैसे निकालोगे पे बैक पीरियड? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दी है। कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि पे बैक पीरियड के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है? कितने टाइम में आपका पैसा वापस मिल जाएगा। केवल इतनी बात कहते हैं पे बैक पीरियड। अब जब हर साल का प्रॉफिट सेम था तो हमारे लिए एक सीधा फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूले में रखा, आंसर निकाला। लेकिन यहां तो हर साल का प्रॉफिट अलग अलग है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, सुनिए मेरी बात। पहले साल का प्रॉफिट कितना है? 40,000। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो 2 सालों का प्रॉफिट कितना हो गया? 2 साल तक प्रॉफिट हो गया 70,000। अभी तक पे बैक पीरियड नहीं आया। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है? 40,000। मैंने वो भी ऐड कर दिया। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट हो गया 1,10,000। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 1,00,000। मतलब आपको एक बात क्लियर हो गई कि पे बैक पीरियड कौन से ईयर के बीच में है? पे बैक पीरियड फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट से सेकंड में है, या सेकंड से थर्ड में?
पे बैक पीरियड कौन से ईयर में है? पे बैक पीरियड कौन से ईयर में है? पे बैक पीरियड है सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में। तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे पे बैक पीरियड, हमें ये तो पता चल गया 2 इयर्स है, प्लस कितने रुपए और बाकी है। पहले 2 साल में आपके पास 70,000 रुपीज हो गए, कितने रुपए और चाहिए आपको तीसरे साल में कि आपका पे बैक पीरियड आ जाए? 2 सालों का टोटल प्रॉफिट है 70,000, तीसरे साल में आप कितने रुपए और? सर हम 30,000 रुपीज जैसे ही कमाएंगे हमारा पे बैक पीरियड आ जाएगा। अब बताइए तीसरे साल में आपने टोटल कितने रुपए कमाए हैं? थर्ड ईयर में आपने टोटल कितने रुपए कमाए हैं? 40,000। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पूरे साल में, पूरे 1 ईयर में आप 40,000 कमाते हो तो 30,000 कमाने में कितना टाइम लगेगा? 30,000 कमाने में कितना टाइम लगेगा? पूरे साल में अगर आप 40,000 कमाते हो तो 30,000 कमाने में कितना टाइम लगा होगा? नाइन मंथ्स, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो गया? 2.75 ईयर्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 ईयर 9 मंथ, 2 ईयर 9 मंथ। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते थे, कैलकुलेशन करने के 2 तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। क्लियर है पूरा पे बैक पीरियड? अगर क्लियर है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, अगर ये क्लियर है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए साहब, तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और करते हैं। अगर आपने उस एग्जांपल का भी आंसर दिया तो फिर आपका ये पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट परफेक्ट। चलिए साहब, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 आपको क्या कहता है? आपके पास 2 ऑप्शन है, ए और बी। ए मशीन है और एक बी मशीन है। कॉस्ट, ए मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, बी मशीन की कॉस्ट है 2 लाख। ए मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, सॉरी 2 लाख नहीं, 1,80,000। ओके साहब, प्रॉफिट, प्रॉफिट ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल दोनों की लाइफ है, दोनों मशीन की लाइफ 5 साल है। इसका पहले साल का प्रॉफिट है 25,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 35,000, तीसरे साल का प्रॉफिट है 32,000, 32,000, चौथे साल का प्रॉफिट है 16,000 और 5th ईयर का प्रॉफिट है 10,000। ठीक है, चलिए दूसरी बात, दूसरी बात यहां पे आ गई, यहां पे आ गई, यहां पे इसका पहले साल का प्रॉफिट मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, 5। इसके फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए, दूसरे साल का प्रॉफिट है 50,000 रुपए, तीसरे साल का प्रॉफिट है 25,000 रुपीज, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 15,000 रुपीज और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए। चलिए साहब, आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, विच मशीन इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू payback period, according to payback period। कौन सी मशीन बेस्ड है पेबैक पीरियड के लिए? पहले मशीन ए का निकालिए, फिर मशीन बी का पेबैक निकालिए। आपको पेबैक निकालना है, टोटल प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। यही तो पेबैक पीरियड की कमी है। पेबैक पीरियड पहली मशीन का 25, 35, 60, 60 और 32, 92, तो 3 साल तो पूरे लग गए। प्लस फिर मुझे कितने चाहिए थे? मुझे चाहिए थे 8,000, लेकिन मैंने पूरे साल में कमाए हैं 16,000। तो पहली मशीन का पेबैक पीरियड हो गया 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स। इसी तरह दूसरी मशीन का पेबैक, पीरियड 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 25,000, 1,75,000। तो 3 साल तो पूरे हो गए, प्लस 5,000 अपॉन 15,000, तो ये हो गया 3.33 ईयर्स। तो कौन सा बेटर है? मशीन बी इज बेटर। मशीन बी इज बेटर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 3 ईयर 6 मंथ, यहां बोल सकते हो 3 ईयर 4 मंथ। ठीक है, तो मशीन बी इज बेटर। मशीन बी इज बेटर। मशीन बी इज बेटर। क्यों? क्योंकि उसका पेबैक पीरियड कम है। क्योंकि उसका पेबैक पीरियड कम है, तो हम लास्ट में लिख देंगे मशीन बी इज बेटर ड्यू टू लोअर पेबैक पीरियड। ड्यू टू लोअर पेबैक पीरियड। ड्यू टू लोअर पेबैक पीरियड। क्लियर है सभी को? अच्छा, एक बात और बताओ, मशीन ए का टोटल प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट बताना, प्रॉफिट। मशीन ए से टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? मशीन ए का टोटल प्रॉफिट बताना। 1,18,000। 1,18,000 में से 1 लाख माइनस कर दिया। 1,18,000 में से 1 लाख माइनस कर दिया, तो अगर ए की बात करें तो आपने टोटल कमाए हैं 18,000। 1 लाख आपके लग गए,
1,18,000 आपके पास आए हैं, आपने कमाए 18,000। यहां पे भी चेक करके बताओ, 1 लाख, 2 लाख, 275, 275, 290, 290 में से वो गए, तो यहां पे आपने टोटल कमाए हैं 1,10,000। तो टोटल कमाई के हिसाब से भी मशीन बी बेटर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा, आपको नहीं करना है, आपको अपनी कॉपी में चेंज नहीं करना है, मैं चेंज करता हूं एक थोड़ा सा। मैं इसको तो कर देता हूं 1 लाख रुपए, और इसको कर देता हूं 10,000 रुपीज। क्या मेरे पे बैक पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या मेरे पे बैक पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, हम आगे वाले साल देखते ही नहीं है। अब मुझे बताओ, इस मशीन से टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? इस मशीन से टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? ये 25। टू लैख 8,000, 2,08,000 में से 1 लाख गए, तो 1,08,000, और यहां से, और यहां से ये हो गया 175, 2 लाख। तो यहां पे टोटल बचा 20,000। अब आपसे पूछा जाए कि पे बैक पीरियड के हिसाब से बताओ कौन सी मशीन बेटर है? पे बैक पीरियड के हिसाब से आपने आंसर क्या दिया था? मशीन बी। बट क्या एक्चुअल में मशीन बी बेटर है? आप यहां 1,80,000 लगा रहे हैं, 5 साल काम कर रहे हैं, फिर आपके पास बचते हैं 20,000। यहां आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल काम कर रहे हैं, और फिर आपका प्रॉफिट आ रहा है 1,08,000। तो प्रैक्टिकली देखें तो मशीन ए बेटर होनी चाहिए, लेकिन पे बैक कॉन्सेप्ट की वजह से आप कहोगे मशीन बी बेटर है। क्यों? क्योंकि पे बैक पीरियड टोटल प्रॉफिट को इग्नोर करता है। ये पे बैक पीरियड का डीमेरिट है, ये पे बैक पीरियड की लिमिटेशन है कि पे बैक पीरियड इग्नोर्स टोटल प्रॉफिट। पे बैक पीरियड इग्नोर्स टोटल प्रॉफिट। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पे बैक पीरियड का लिमिटेशन क्या है, डीमेरिट क्या है? तो आप कहोगे पे बैक पीरियड की 2 डीमेरिट है। एक तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, और दूसरा वो टोटल प्रॉफिट को इग्नोर करता है। ये 2 कमियां है पे बैक पीरियड में। बाकी पे बैक पीरियड बहुत अच्छा है, लेकिन पे बैक पीरियड में 2 कमियां हैं। ओके, क्लियर? जब आप डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में आओगे ना, जब आप डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में आओगे तो पहली कमी दूर हो जाएगी। जब आप डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पे आओगे तो पहली कमी दूर हो जाएगी। कौन सी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर जब आप एनपीवी मेथड में आओगे, फिर जब आप एनपीवी मेथड में आओगे तो आपकी दूसरी कमी भी दूर हो जाएगी। वो कहेगा हम टोटल प्रॉफिट चेक करेंगे। बस इसीलिए एनपीवी मेथड सबसे बढ़िया होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो पे बैक पीरियड मेथड की दोनों कमियों को दूर कर देता है। क्लियर? याद रह जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है पे बैक पीरियड का? चलिए, ये था आपका पूरा मेथड पे बैक पीरियड। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 कौन सा है? मेथड नंबर 2 है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर हम इसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR भी कहते हैं। दिस मेथड based on
अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर evaluation of प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट को काम में लेता है। सर ARR का फॉर्मूला क्या है? ARR का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, कई बार आपको केवल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ हो। अगर कभी एवरेज इन्वेस्टमेंट दिया हुआ हो, एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो आप वो भी ले सकते हैं। वो लेना है मतलब ओरिजिनल दिया हुआ है, दोनों में से एक ही दिया हुआ मिलेगा। ओरिजिनल दिया हुआ है तो ओरिजिनल ले लेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमें बता रखा हो। मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन का पार्ट क्या होगा? दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फिर आपको निकालनी पड़ेगी ARR। आपको जब भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, उस इंफॉर्मेशन से पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे? सेल में से सारे खर्चे माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद हम ARR निकाल पाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम, क्योंकि इसका क्वेश्चन आज आपको नोट्स की शीट मिल जाएगी इसका क्वेश्चन अपन करेंगे, ARR का क्वेश्चन, और कल से चालू कर देंगे डिस्काउंटेड मेथड। कल हम ARR पूरा कर लेंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पूरा कर लेंगे और NPV मेथड में आ जाएंगे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, क्लियर है? हाँ, वो बेटा एक्चुअली आज जनरेट होगी तो आपको कल तक मिलेगा। प्लेलिस्ट आज जनरेट होगी तो वो आपको कल तक मिलेगा, ठीक है? आज नहीं मिल पाएगा मोस्ट प्रोबेबली, या आज नाइट तक भी हो सकता है, वरना कल तक आपके पास आ जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास कल तक आ जाएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बेटा लॉ की क्लास अपन 2-2 3-3 दिन छोड़ के रखेंगे। एक सेकेंड,